विधानसभा चुनाव का दौर लगातार जारी है, लेकिन सबकी 24 की भी तैयारी है। समीकरण बनाए और बिठाए जा रहे हैं और इन सब पर हमारी नजर है। नमस्कार, मैं हूं शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं 24 का चक्रवर्ती। सियासत की बिसात पर बिछी खबरों को सच्चाई की कसौटी पर परखने के बाद आपके सामने परोसने वाला वो शो जहां सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसके हर एक पहलू की पूरी जानकारी हम आपको डिटेल में देते हैं। सबसे पहले आज 24 के चक्रवर्ती में क्या रहने वाला है खास, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वे, इन दोनों फैसलों से नीतीश को उम्मीद है कि वो 2024 में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, लेकिन मोदी ने नीतीश के इन दोनों ही फैसलों की काट अपने पास रखी है। तो वहीं दूसरी खबर कि अब अखिलेश के बाद उमर अब्दुल्ला में इंडिया अलायंस में कांग्रेस को लेकर के कई सवाल खड़े कर रहे हैं। इन दोनों ही खबरों पर बात करें, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे बिहार का, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद सियासी अटकलें बहुत तेज है और सियासी अखाड़े में जंग भी। 2024 का चुनाव जहां एक और बीजेपी के लिए हैट्रिक का मौका है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस की वजह से चुनौतियों से भरा भी है और बीजेपी इसके लिए कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों बेहद जरूरी है, इसलिए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की पूरी सियासत वाराणसी से तय हो रही है। कोशिशें तमाम हैं, लेकिन एक सच्चाई जो सामने निकल कर आई है वो ये कि संगठन अब तक चुस्त दुरुस्त नहीं हो पाई है और ये बातें सुनील बंसल की समीक्षा बैठक में सामने आई। दरअसल बीजेपी 4 स्तरीय संगठन तैयार कर रही है, जिसमें बूथ कमेटी, पेज कमेटी, बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुख सबसे अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं, बूथ और मंडल स्तर पर अब तक कई कार्यक्रम भी नहीं हो पाए हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, इसलिए बीजेपी के लिए यहाँ हर एक वोटर जरूरी है। वहीं बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशियों को फाइनल करने का काम भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत ये तय किया गया कि बीजेपी सांसदों के कामकाज का मूल्यांकन दिसंबर में शुरू किया जाएगा और चुनाव से बहुत पहले प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी संभव है। जहां जैसी जरूरत वहां वैसे प्रत्याशी होंगे। सियासी और जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान बीजेपी रखेगी। एक कैटेगरी वाली सीटों पर भी बदल सकते हैं प्रत्याशी। संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट बनाने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। ये समिति कई बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट इस वक्त तैयार कर रही है। उम्र, जीत की संभावनाएं, जाति, लोकसभा क्षेत्र का विकास, ये प्रमुख होगा। समस्याएं और विरोधी दलों के संभावित उम्मीदवारों की प्रोफाइल बना करके ये समिति इस वक्त रेडी कर रही है। जहां जिस जाति की संख्या ज्यादा वहां उसी का प्रत्याशी होगा। अगर ओबीसी बाहुल्य सीट पर सांसद दूसरी जाति का है तो इस बार उस सीट पर प्रत्याशी बदल भी सकते हैं। सहयोगी दलों के संभावित प्रत्याशियों पर भी यहां पर मंथन होगा। बीजेपी जिताऊ प्रत्याशियों को ही मौका देगी, ये पूरी तरीके से क्लियर है। दरअसल बीजेपी किसी भी कीमत पर 350 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने की इस वक्त तैयारी कर रही है और इसके लिए एक पॉइंट पर काम कर रही है। जिलों में विरोधी दलों के तोड़ फोड़ करने के काम पर भी लगातार मंथन चल रहा है। साथ ही हर जाति के नेताओं की सूची अलग से तैयार की जा रही है। बीजेपी किसी भी पॉइंट पर कमजोर नहीं होना चाहती है, इसलिए इस बार प्रचार का अंदाज भी आक्रामक ही होने वाला है। दरअसल बिहार में जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वे ने बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बिहार में जातिगत जनगणना का फैसला हुआ तो बीजेपी सरकार में थी और अब वो खिलाफ है। नीतीश कुमार का फैसला विपक्ष के लिए एक कॉमन एजेंडा है। नीतीश कुमार ने बिहार में आरक्षण का दायरा 75% करने का प्रस्ताव सदन में पेश कर दिया है। इसकी रूपरेखा भी पूरी तरीके से तैयार है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फॉर्मूले पर उन्होंने ऐसा करने की सलाह दे डाली। इस प्रस्ताव के मुताबिक क्या कुछ खास है, ये भी जानिए। एससी को 16% आरक्षण को बढ़ाकर के 20% किया जाएगा। एसटी को 1% से बढ़ाकर 2% किया जाएगा। ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा और ओबीसी को मिलाकर के 43% आरक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी हिंदुत्व और सोशल इंजीनियरिंग के भरोसे केंद्र की सत्ता में है। नीतीश के ओबीसी वाले दाव पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बीजेपी ओबीसी का सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। दरअसल बीजेपी पूरी तरीके से ये बताना चाहती है कि ओबीसी की सबसे बड़ी हितैषी वो ही है, लेकिन नीतीश के इन दोनों ही दाव ने बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको प्रधानमंत्री की एक बात सुनवाते हैं जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने ओबीसी को लेकर के उन्होंने ये वक्तव्य दिया। पहले आप वो सुनिए, फिर इसकी समीक्षा करेंगे। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस एक ओबीसी प्रधानमंत्री को भी सुबह शाम पानी पी पी करके गाली देती रहती है। चलो भाई, आपको पेट में दर्द होता कि एक ओबीसी कैसे प्रधानमंत्री बन गया, हम मोदी को गालियां दे रहे हैं।
चलो मोदी गरीब का बेटा है, आपको तो हक है गालियां देने का। आपके मन में मोदी के लिए नफरत है, उसकी जाति के लिए नफरत है, गालियां देते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को मोदी को जितनी भी गालियां दीजिए, परमात्मा और मेरे देश की माताएं बहनें मोदी की रक्षा करेगी। लेकिन ओबीसी को गाली देना बंद कीजिए। हर ओबीसी को ये बताना चाहिए कांग्रेस पूरे ओबीसी समाज को क्यों गालियां दे रही है। मोदी अगर ओबीसी हैं तो इसमें पूरी ओबीसी जाति का क्या गलती है भाई। देखिए, दरअसल बीजेपी की तरफ से एक आंकड़ा पेश करके ये बताया गया कि प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, 29 केंद्रीय मंत्री ओबीसी हैं, 85 सांसद ओबीसी हैं, 27% एमएलए ओबीसी, 40% एमएलसी भी ओबीसी हैं। अगर केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की बात करें तो बीजेपी के मुताबिक उसका भी सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिलता है तो वो है ओबीसी वर्ग। और इसके साथ ही पिछड़ा कितने फीसद है? 44%। दलितों की संख्या है कुल 19%, आदिवासी की संख्या है 3%, सवर्ण आते हैं 26%, अल्पसंख्यकों की संख्या 8%। अब बीजेपी के लाभार्थियों में कौन कौन सी जातियां हैं वो भी आपको डिटेल में समझाते हैं। लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, नाव बनाने वाले लोग, जाल बुनने वाले लोग, ताला बनाने वाले लोग, औजार बनाने वाले लोग, खिलौने बनाने वाले लोग, टोकरी और झाड़ू बनाने वाले लोग भी इसमें शामिल। बात सिर्फ योजनाओं और लाभार्थियों तक ही नहीं है, आंकड़े भी इसी बात की गवाही देते हैं कि ओबीसी का बड़ा वर्ग बीजेपी के इस वक्त साथ खड़ा है। कैसे, ये भी आप समझिए। कौन सा वो साल और ओबीसी के कितने वोट फैक्टर्स बीजेपी को पड़े? 2009 में 22% वोट मिले बीजेपी को और ये कैटेगरी थी ओबीसी की। 2014 में 37%, 2019 में 44%। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर 2024 को लेकर के ये जो पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है वो ओबीसी के इर्द गिर्द आखिर क्यों है। अगर पूरे देश के अलग अलग राज्यों में ओबीसी की अगर हम बात करें तो राज्यों में ओबीसी की संख्या कितनी है, आबादी कितनी है, ये भी आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश 54% है, बिहार में 61% आबादी है, महाराष्ट्र में 32%, राजस्थान में 48%, गुजरात में 47%, मध्य प्रदेश में 43%, छत्तीसगढ़ में 47%, तमिलनाडु में 71%, तेलंगाना में 48%, आंध्र प्रदेश में 52%, उड़ीसा 36%, पश्चिम बंगाल 13%, असम में 25% ओबीसी है, हिमाचल प्रदेश में ये 13% है, उत्तराखंड में 31% है, पंजाब में 15%, हरियाणा में 31%। तो ये कुल जो है 2024 की लड़ाई आखिर क्यों ओबीसी पे है, ये डिटेल हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि राज्यों में ओबीसी कितनी प्रतिशत है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये वोट किन मायनों में बहुत खास है और ये प्रतिशत क्यों जरूरी है और क्यों बीजेपी इस वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देखिए, सियासत में मुलाकातों का होना कोई नई बात नहीं है, मुलाकातें होती रहती हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भी मुलाकातें होती हैं। लेकिन जब दो अलग अलग सियासी ध्रुव पर खड़े दो भाइयों की मुलाकात होती है तो वो भी उन भाइयों की जिनके बीच दूरियां आज से नहीं बल्कि 3 से 4 दशक पुरानी हो चुकी है, तो फिर फर्क पड़ना लाजमी है। हम बात कर रहे हैं 2 सांसदों की, हम बात कर रहे हैं 2 भाइयों की, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े सियासी परिवार के 2 सियासी दिग्गजों की। एक का नाम है राहुल गांधी, दूसरे का नाम है वरुण गांधी। दोनों सांसद हैं, दोनों पूर्व प्रधानमंत्री के पौत्र हैं। फर्क बस इतना ही है और एक ही है कि एक कांग्रेस में है और दूसरा है बीजेपी में। दोनों की मां भी सांसद हैं और दोनों के पिता आज इस दुनिया में नहीं है। राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी अपने चचेरे भाई यानी संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी से उम्र में 10 साल बड़े हैं। राहुल गांधी गांधी परिवार के वारिस हैं तो वरुण गांधी गांधी परिवार के वंशबेल हैं। लेकिन टूटी हुई टहनी की तरह ही ये दोनों ही अलग हैं। रविवार को राहुल गांधी केदारनाथ धाम पहुंचे, जबकि अपनी पत्नी और बेटी के साथ वरुण मंगलवार को यहां पर पहुंचे। दावा किया जा रहा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के वेटिंग रूम में दोनों गांधी भाइयों की मुलाकात हो गई और कुछ देर तक चर्चाएं भी हुई। इन दोनों की मुलाकात पर और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 17 जनवरी को होशियारपुर में राहुल का दिया एक बयान आपको सुनवाते हैं जो उन्होंने वरुण को लेकर दिया था।
मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया। तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो राहुल की विचारधारा आरएसएस को लेकर के क्या है, ये तो उन्होंने साफ साफ बता दिया, लेकिन ये भी साफ है कि वरुण से उनकी कोई दुश्मनी या कोई नाराजगी नहीं है। तो आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि दरअसल अभी इस मुलाकात में हुआ क्या। वरुण राहुल की मुलाकात हुई है। कहाँ मिले दोनों? केदारनाथ धाम में उनकी मुलाकात हुई। मंगलवार को ये मुलाकात हुई, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दोनों भाइयों की मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या राजनीतिक बात हुई? ये एक अहम सवाल है। क्या वरुण की बेटी अनुसुईया से मिलकर के राहुल गांधी खुश हुए? वरुण की पत्नी और बेटी से राहुल ने बातचीत भी की और नेताओं में मुलाकात तो होती ही रहती है, लेकिन इस मुलाकात पर इतनी बात आखिर क्यों हो रही है, वो भी आपको समझा देते हैं। दरअसल बीजेपी में अलग थलग इस वक्त वरुण गांधी पड़े हुए हैं। पार्टी विरोधी स्टैंड की वजह से चर्चाओं में लगातार वो रहते हैं। केंद्र सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं वरुण गांधी। उत्तर प्रदेश सरकार पर भी सवाल उठाते हैं वरुण। बीजेपी में अलग थलग इस वक्त वरुण गांधी की स्थिति है। और एक खास बात और, जब ये दोनों केदारनाथ धाम में थे तब सपा की सांसद डिंपल यादव भी केदारनाथ धाम में मौजूद थी। लेकिन डिंपल की राहुल या वरुण से कोई मुलाकात हुई या नहीं, इस पर फिलहाल कोई ज्यादा पुख्ता खबर है नहीं, ना ही चर्चा है। दरअसल बीते दिनों सियासी गलियारों में चर्चा थी कि वरुण गांधी अखिलेश के संपर्क में है, लेकिन इस खबर की कहीं भी कोई पुष्टि नहीं हुई। और अब राहुल और वरुण और साथ ही डिंपल का एक ही टाइम पर केदारनाथ धाम में होना, ये महज एक संयोग हो नहीं सकता। वैसे भी सियासत में संयोग नहीं बल्कि प्रयोग के लिए ज्यादा जगह होती है। और ऐसे में अटकलें इस वक्त तेज है कि क्या वरुण गांधी यू टर्न ले सकते हैं, क्या उनका स्टैंड कुछ अलग हो सकता है। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हुए, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहो को करे। वैसे तो देखिए ये एक भजन है, लेकिन बीजेपी राम नाम के भरोसे पूरी तरीके से है। 2024 का चुनाव भी रामलला के इर्द गिर्द रहने वाला है। 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:30 बजे मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले ही राम को लेकर के पूरा माहौल तैयार किया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी पूरी भव्यता के साथ मनाने की तैयारी कर रही है। और उसी कड़ी में अब अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। तारीख तय की गई है 9 नवंबर और जगह है अयोध्या धाम। कैबिनेट बैठक के जरिए योगी सरकार सीधे सीधे राम भक्तों की आस्था से जुड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी योगी कैबिनेट की बैठक संगम नगरी प्रयागराज में हो चुकी है। वो बैठक योगी के पहले कार्यकाल के दौरान 2019 में हुई, लेकिन अब रामनगरी से योगी सरकार बड़ा सियासी संदेश देने की तैयारी में है। कैबिनेट बैठक से पहले योगी अपने सभी मंत्रियों के साथ रामलला के दर्शन करेंगे और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे। 9 नवंबर यानी गुरुवार को अयोध्या में बड़ी बैठक होगी। अंतर्राष्ट्रीय कथाधाम में सुबह 11:30 बजे से ये बैठक रखी गई है। इससे पहले 29 जनवरी 2019 को प्रयागराज में ये बैठक हुई। राम मंदिर को लेकर के बीजेपी ने सियासी माहौल बनाना शुरू किया। कैबिनेट की बैठक और दीपोत्सव से संदेश देने की कोशिश हुई। पिछली कैबिनेट बैठक 31 अक्टूबर को लखनऊ में हुई। अयोध्या में आयोजित कैबिनेट बैठक में हो सकते हैं कई बड़े फैसले। कैबिनेट बैठक में रखे जा सकते हैं 25 प्रस्ताव। अयोध्या के माझा जमधरा गांव में भारतीय मंदिर वस्तुकला संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव हो सकता है। 25 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग को दिए जाने का यहां पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। देवी पाटन धाम तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद और श्री अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना का भी यहां पर प्रस्ताव हो सकता है या विधेयक पेश करने को लेकर के चर्चा हो सकती है। शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है विधेयक। उप्र
अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव यहां पर रखा जा सकता है। आने वाले दिनों में वाराणसी, मथुरा में भी हो सकती है कैबिनेट की बड़ी बैठक। और अब अगली खबर जिस पर हम बात करेंगे वो है इंडिया अलायंस की। एक शेर है, हैरत करूं, मलाल करूं या गिला करूं, तू गैर हो गए तो बताओ मैं क्या करूं। देखिए, ये शेर इन दिनों राहुल गांधी की तरफ से अखिलेश यादव के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। एक बार नहीं बल्कि बार बार अखिलेश यादव कांग्रेस को धोखेबाज कह रहे हैं, जनता से कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत देना। ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हैं और अब तो अखिलेश और भी आगे बढ़ गए हैं। अखिलेश का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस समाजवादी विचारधारा को खत्म करना चाहती है। बात सिर्फ अखिलेश यादव तक सीमित होती तो भी ठीक था, लेकिन अखिलेश और नीतीश के बाद अब जम्मू कश्मीर से भी कांग्रेस के विरोध में सुर उठने लगा है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि कांग्रेस ने सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है। उमर ने कहा कि गठबंधन विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के लिए नहीं करना था तो पहले से साफ कर देते। मीटिंग में बार बार बात उठी कि क्या विधानसभा चुनाव में गठजोड़ होगा, इसको लेकर के फैसला नहीं हुआ। इसका नतीजा है कि मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में गठबंधन इंडी की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लगातार लड़ रही है। अखिलेश और उमर ने किस तरह इंडी और कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं वो भी आपको सुना देते हैं। कांग्रेस बीजेपी से सावधान इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि मध्य प्रदेश में दोनों दलों ने सरकारें बनाई हैं, लेकिन जो तस्वीर बदलनी थी किसानों की, गरीबों की, वो तस्वीर नहीं बदली है। आज भी गरीबी है, आज भी भुखमरी है, आज भी बेरोजगारी है, तो आखिरकार जनता इनको क्यों वोट दे। इसलिए विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी, और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अच्छा किया कांग्रेस ने, पहले हमसे दूर हो गए, नहीं तो कई हमारे साथी नॉमिनेशन ही नहीं कर पाते। अगर इंडिया अलायंस को स्टेट इलेक्शंस में सीट शेयरिंग का नहीं करना था तो पहले से ही साफ कर देते। बार बार ये बात उठी कि क्या अलायंस असेंबली के लिए होगा या नहीं होगा, और फैसला हुआ नहीं, और इस बात का अब नतीजा सामने आ रहा है। इंडिया अलायंस के तमाम मेंबर जो हैं एक दूसरे के खिलाफ मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में इलेक्शन लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने यहां तक कहा कि ये इंडिया अलायंस सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए है। देखिए, क्या मुस्लिम होना, मुसलमानों की बात करना कोई गुनाह है? अगर मैं मुसलमानों की बात करता हूं, उनके प्रतिनिधित्व की बात करता हूं, तो मुझे एंटी नेशनल कहा जाता है। ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। दरअसल तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होनी है और उससे पहले ओवैसी पूरी तरीके से चुनाव के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद में एक सभा के दौरान ओवैसी ने कहा कि जब मैं कहता हूं कि भारतीय राजनीति में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम है तो मुझे एंटी नेशनल और सांप्रदायिक बताया जाता है। क्या कुछ कहा ओवैसी ने? सबसे पहले वो सुनवाते हैं। आप बीसीओ से इतनी मोहब्बत करते तो फिर आपने रिजर्वेशन की लिमिट को 50% से क्यों नहीं बढ़ाया? अगर आपको बैकवर्ड क्लास से इतनी मोहब्बत थी तो पार्लियामेंट में कौन उठकर वुमेन रिजर्वेशन के बिल में लड़ रहा था कि इसमें कोटा होना चाहिए बैकवर्ड क्लास की खवातीन के लिए और मुस्लिम खवातीन के लिए? तो मोदी जी खामोश बैठे थे, मगर आज आकर बोल रहे हैं कि तेलंगाना में अगर हमको कुछ मिल गया तो हम एक बैकवर्ड क्लास को यहाँ का मुख्यमंत्री बना